I did. So after studying the catenation property of the nitrogen and phosphorus, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, नाइट्रोजन है कि फास्फोरस है। तो बच्चों नाइट्रोजन के बीच में एन ट्रिपल बॉन्ड एन आता है, जबकि फास्फोरस का P4 स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। इसलिए N2 मॉलिक्यूल को तोड़ना काफी मुश्किल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर यही रीजन लिखा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम्स, द बॉन्ड लेंथ इज वेरी स्मॉल एंड hence the bond dissociation enthalpy is very large. As a result, N2 is least reactive in its elemental state. Next question, हम लोग बेटा ये पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात करी थी, N2O5 का एग्जांपल दिया था, उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और कोवैलेंसी 4 है। क्या आप बताइए, मुझे कंफर्म करिए कि क्या आप लोगों ने ये चीज मुझसे पहले पढ़ रखी है? Have I already told you about the? Okay, then kindly note this question answer, or you can just take the screenshot and you can note it further. और अगर आप क्लास में रहते ही नोट करते हैं सारी चीजों को तो बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए, वरना बहुत मुश्किल होगी। Coming on to the next question, what happens when the barium or the sodium azide is heated? अच्छा, इससे पहले अगर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें तो हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी? हम लोगों ने पढ़ी थी फॉस्फोरस एसिड का डिसोसिएशन। क्या ग्रुप में कोई आंसर दे सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फोरस एसिड इज हीटेड विदाउट लुकिंग बैक टू द नोट्स? This proportionation reaction takes place and it results in what? 12. It forms what two products? Very good. It's phosphine PH3 and phosphoric acid H3PO4. सिमिलरली बच्चों देखो, अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको 100+ रिएक्शंस मिलेंगी, बट इन इन द नोट्स व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग यू, यहाँ पर आपको उससे काफी कम रिएक्शंस हैं जो याद करने हैं। तो अगर आप इनमें से भी सिलेक्टेड स्टडी करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है।
अगर हम सोडियम एजाइड की बात करें, एजाइड आयन हम आपको पहले बता चुके हैं, एजाइड आयन का मतलब होता है Na-। अब अगर ये सोडियम के साथ मिलेगा जो कि Na+ होता है तो क्या बनाएगा भैया, NaN3। अब इसको अगर आप हीट करते हैं तो सोडियम अलग हो जाता है, नाइट्रोजन अलग हो जाता है। बैलेंस करने की बात रही तो यहाँ पे बस 2 टाइम्स कर देंगे। इट इज यूज्ड इन कार एयर बैग्स, सोडियम एजाइड। सिमिलरली बच्चों, बेरियम नाइट्राइड को भी हम लोग डिसोसिएट कर सकते हैं। आप लोगों ने ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, Na 2 टाइम्स NaN3 gives N2 plus Na। फिर पीछे आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बेरियम नाइट्राइड, बेरियम एजाइड की डिसोसिएशन दिखा देंगे। नेक्स्ट, just note down the reaction for the barium azide। Ba2+ होता है, N3 माइनस होता है, तो BaN3 का होल स्क्वायर बनेगा। हीट करने पर बेरियम अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज हैविंग द मोर बॉन्ड एंगल, NH3 और PH3 एंड वाई? चलो आंसर दो, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा NH3 और PH3 में? भाई ऐसा तो नहीं सेम हो? चीज तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ मैं। अरे NH3 विल हैविंग द मोर बॉन्ड एंगल, पीछे पन्ने पलटा कर देखोगे तो मैंने पढ़ाया हुआ ये बातें। Bond angle is directly proportional to the electronegativity of the central atom. Since nitrogen is more electronegative than the phosphorus, that's why what happen is कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन के आसपास सराउंड हो जाएगी, लेकिन फॉस्फोरस में उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से रिपल्जन यहाँ पर ज्यादा होगा। ये बात मैंने उदित ने मेरे से पूछी थी कि दोबारा अच्छे से समझाइए, तो 2-3 बार समझाया था, और आज आप लोग PHC लिखते हो, व्हाट इज दिस? एनीवेज, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बात करूं कि अच्छा NH3 और NF3 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, NH3 और NF3 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? चलो कुछ दे रहे हैं NH3, कुछ दे रहे हैं NF3। तो देखो बॉन्ड एंगल में अगर हम लोग सेंट्रल एटम की बात करें तो दोनों तरफ हमारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निचोड़ लेगा, जो भी नाइट्रोजन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको वो अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन अपनी तरफ घसीट लेगा,
तो मैंने कहा ना कि अगर नाइट्रोजन यानी कि सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा होगी तो रिपल्जन ज्यादा होगा, यानी कि NH3 और NF3 में बॉन्ड एंगल NH3 का ज्यादा होगा, NF3 का नहीं होगा भैया। नेक्स्ट, अब अगर हम NH3 NF, ये भी हमने किस पैरामीटर पे बात करी है, बॉन्ड एंगल के पैरामीटर में बात करी है। नेक्स्ट पैरामीटर अगर हम लेते हैं आपका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा है कि NF3 का ज्यादा है, कौन बताएगा? अने वर्मा रिपीट, रिपीट कर देते हैं भाई। सेंट्रल एटम के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिपल्जन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अने ठीक है, बात समझ में आई। सेंट्रल एटम के अक्रॉस, सेंट्रल एटम के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो आपका रिपल्जन ज्यादा होगा और बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। NH3 और NF3 में NH3 का बॉन्ड एंगल इसलिए ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घसीट लेगा। NF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन तीन तीन फ्लोरीन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेंगे। तो भाई सेंट्रल एटम के अक्रॉस कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? NH3 में। और अगर NH3 में ज्यादा है बेटा तो नाइट्रोजन के अक्रॉस आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाइपोल मोमेंट पैरामीटर अगर हम लोग मेजर करना चाहें किसका ज्यादा होगा, ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आप लोग रीजन सहित लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं अथर, फ्लोरीन के लोन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तब पढ़ सकता था अथर अगर मान लो नाइट्रोजन की जगह कोई एक ऐसा थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है ना, सुनना मेरी बात, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता, तो फ्लोरीन अपना लोन पेयर या जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो अंदर डीलोकलाइज हो जाता, तो हो तुम्हारा बॉन्ड एंगल थोड़ा बदल जाता। लेकिन अभी कोई खेल नहीं हो सकता। अब ये डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट क्या होता था? डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है, जैसे HF है तो फ्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा और फ्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट डायरेक्ट कर देंगे, इस तरह का एरो बना देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की तरफ जाता है डाइपोल मोमेंट का साइन, नाइट्रोजन और डाइपोल मोमेंट में नाइट्रोजन और लोन पेयर में लोन पेयर की तरफ जाता है। तो जो भी रिजल्टेंट जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी जो भी रिजल्टेंट जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, लोन पेयर का भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन 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 नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट का साइन अब इस तरफ हो जाएगा, इधर इस तरफ हो जाएगा, इधर इस तरफ हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर two forces are acting on the opposite directions with the same with the different magnitude, तो थोड़ा सा क्या होता है, उसका जो रिजल्टेंट आता है वो कम आता है। ये बात आप लोग बड़े बेहतर तरीके से जानते होंगे। एक तरफ NH3 में सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स का जो समेशन है, जो रिजल्टेंट है, वो सिर्फ ऊपर की ही तरफ है। NF3 में ऊपर की तरफ जा तो रहा था लेकिन तीन तीन फ्लोरीन एटम्स चूंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ घसीटेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो अपोज हो रहा है, क्या अपोज हो रहा है? रिजल्टेंट अपोज हो रहा है। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी कम आएगी। तो ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? NH3 का। ये तीन बातें नोट कर लो। NH3 और PH3 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा? NH3 का। NH3 NF3 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा? NH3 का। NH3 NF3 में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा? NH3 का।
आप लोगों ने नोट कर लिया, आगे बढ़ सकते हैं। Should I proceed? ठीक है, पहला का एक क्वेश्चन आया है, PF3 और PF3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? Anyone would like to answer this question? Anyone would like to answer this question? अथर, ये नोट हो गया, हटा दूं? तो यहाँ पे बात हो रही है PH3 और PF3 की। ओके, सेंट्रल एटम दोनों का सेम है। तो काफी बच्चों ने आंसर दिया है। अने, सूर्यांश, ऐश्वर्य, वंश, खुशी, अथर्व, आयुष, सुब्रत, उदित, वेरी गुड। कि PH3 इज हैविंग द, हाँ हाँ अभी आ रहा हूँ मैं पलक, अभी आपके आ रहा हूँ, कि सबने आंसर दिया है कि PH3 is having the more bond angle as compared to PF3 as expected from the concept which I have explained you in the case of NH3 and NF3। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो बच्चों ऐसा होगा कि आप ऐसा सोचोगे कि PH3 का ज्यादा होगा, लेकिन PF3 is having the more bond angle as compared to PH3। अब ये PF3 वाला आंसर हमको पलक नहीं पूछा था, पलक नहीं आंसर दे दिया है, है वही पलक। ये अथर कह रहा है बैक बॉन्डिंग। अच्छा अथर, मैं तुम पे आता हूँ। बैक बॉन्डिंग से किस तरह से PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा? ये बात तो निश्चित है कि PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो जब तुमने क्वेश्चन पूछा था कि सर NH3 और NF3 में क्या फ्लोरीन के लोन पेयर से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो मैंने कहा था उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। अगर कोई थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट होता तो शायद कुछ और कहानी होती। और इतने में ही इस बच्चे का क्वेश्चन आ गया कि सर PS।
तो ये पलक लिख के क्यों आ रहा है व्हाट्सएप पे? ठीक है, दिव्यांश द्विवेदी, ठीक है, पता छोड़ो। मैंने तुमको अभी तक हमेशा मैंने सोचा पलक ने आंसर क्वेश्चन दिया, आंसर दिया, तुम दिव्यांश द्विवेदी हो, आज पहली बार बोल लो, पहले बोल देते यार। ठीक है दिव्यांश और अथर, कैसे मतलब बैक बॉन्डिंग हो रही है, पी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो बैक बॉन्डिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी? 2p3d बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। मतलब तुम कहने की कोशिश कर रहे हो कि फ्लोरीन का लोन पेयर अंदर की तरफ डीलोकलाइज हो जाएगा, ऐसा कह रहे हो तुम? है मतलब अपनी सोच पे थोड़ी सी और सोच डालो। दिव्यांश द्विवेदी, तुम्हें भी यही लगता है? दिव्यांश, ठीक। तो अथर्व की अगर हम बात मानते हैं, फ्लोरीन के लोन पेयर आसानी से इस वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीलोकलाइज करेंगे। अब जैसे ही डीलोकलाइज करेंगे, कोई भी फ्लोरीन कर सकता है, ठीक है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो एक तरीके का आप ये कह सकते हो, देयर विल बी अ डीलोकलाइजेशन। तो उसका अगर हम हाइब्रिड बनाना चाहें बेसिकली, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। सबके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है, सुनना दी मैं, सबके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है, जिसके कारणवश यहाँ पे ज्यादा रिपल्जन महसूस होगा। जो अथर्व ने कहा कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई, और अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। It was an accurate answer given by the Athar, and that's why Athar have asked me in the case of the NF3 and NF3 कि सर NF3 का ज्यादा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो ये कंसेप्ट नाइट्रोजन मतलब बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट उसमें लगा रहा। हालांकि बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा खींचा नहीं था, लेकिन चलो दिव्यांश की वजह से आप सबको आ गया। आगे बढ़ सकता हूँ? कोई और डाउट है? नो रिस्पॉन्स मतलब आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCl3 इज एंडोथर्मिक कंपाउंड व्हाइल NF3 इज एन एक्सोथर्मिक कंपाउंड। अब ऐसा आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, चलो भाई देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, आपको मैं एक बड़ा सरल सा कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर कोई दो चीजें आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रही हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल A2 plus B2 gives AB, 2 moles of AB। तो इस रिएक्शन में ऐसा हुआ होगा कि AA को तोड़ा होगा और BB के बीच के बॉन्ड को तोड़ा होगा। जब AA-BB बॉन्ड टूटा होगा तब जाकर एक नया बॉन्ड AB बना होगा। बेटा, आपने इन दोनों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी होगी, वो क्या दी होगी? पॉजिटिव दी होगी, एंडोथर्मिक रहा होगा काम। और जब नया बॉन्ड बनता है तो आप जानते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक होता है। अब हम लोग फाइनल एक रिएक्शन का डेल्टा एच निकालते हैं, जो कि होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव में आता है तो फाइनल आंसर आप एक्सोथर्मिक लिख देते हैं, अगर आपका डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो आप फाइनल आंसर
एंडोथर्मिक लिख देते हैं। यही करते हैं, हाँ कि ना? इसमें किसी को भी डाउट है? ठीक। तो भाई ऐसा ही केस हुआ जब हम लोग ने नाइट्रोजन फ्लोरीन को मिलाकर NF3 और NCl3 बनाया। N2 plus F2 gives NF3। अभी मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक रफ रिएक्शन दिखा रहा हूं। तो वो कह रहा है कि ये वाला यहाँ का जो डेल्टा H है वो नेगेटिव है, यहाँ का जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है, और वो आपसे रीजन मांग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि NCl बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा जितना ज्यादा NF कर पा रहा है। ये बात तो यार बिल्कुल सही है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर देने का नजरिया दो तरीके से हो सकता है। पहला नजरिया ये है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में दोनों पे 2p ऑर्बिटल है, लेकिन नाइट्रोजन फ्लोरीन में एक जगह 2p है तो एक जगह 3p ऑर्बिटल है। So because of the same atomic size orbital overlapping, NF bond will be more strong, will be quite stable, and thus the energy release will be more in the case of NF3 as compared to NCl3. बात समझ में आई? 2p overlap quite effective as compared to 2p overlap. That's why there will be a stable bond formation between the NF as compared to NCl, and that's why energy released during the formation of NF3 will be more as compared to NCl3. लेकिन अब साथ में ये भी होना चाहिए ना, मुद्दे की बात देखो क्या सिर्फ साथ में ऐसा भी तो है ना कि फ्लोरीन और क्लोरीन में, अच्छा यहाँ पे दोनों तरफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी तो सेम हुई। अब हमें ये देखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी किसकी कम है या किसकी ज्यादा है F2 और Cl2 में। तो हाँ, आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है, मैंने ही आपको पढ़ाया है कि जब डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी घटती है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी कम होगी बताओ, या किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी ज्यादा होगी? चलो बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस आता है कि फ्लोरीन फ्लोरीन के दो एटॉमिक साइज बहुत छोटे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में होता है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन लगते हैं इन दोनों के बीच में। तो ऐसा लगेगा कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बिटवीन द लोन पेयर्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोरीन एटम्स। और इसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन के चलते फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है, तो Cl2 को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरीके से और एंडोथर्मिक के लिए रास्ता अपना बना रहा है कि भैया Cl2 को तोड़ने के लिए ज्यादा शक्ति चाहिए, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव यहाँ फेंकेंगे और यहाँ पे कम से कम नेगेटिव रिलीज होगा। तो जब डेल्टा एच करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी पॉजिटिव आएगी। अब इसको फ्रेम आउट कैसे करना है इस आंसर को? इस आंसर को फ्रेम आउट करने के लिए ये जो थ्योरी लिखी है आपको उसको लिख लेना है। Due to smaller size of fluorine, the NF bond is much stronger than NCl3, while bond dissociation enthalpy of F2 is lower than Cl2. ये गलती से चला गया। Energy released during the formation of NF3 molecule is more than the energy needed to break N2 and F2 molecule into individual atoms.
atoms. In other words, NF3 is an endothermic compound, exothermic compound. On the other hand, the energy released during the formation of NCl3 molecule is less than the energy released या needed to break end-to-end Cl2 क्योंकि Cl2 को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है. And thus NCl3 is an endothermic compound. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें कि व्हाट इज द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट व्हेन NH3 रिएक्ट्स विद BF3. नोट हो गया? किसी का आंसर नहीं आया मेरे को. व्हाट विल बी द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन व्हेन NH3 रिएक्ट्स विद BF3? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. sp2 से sp3 हो जाएगी. NH3 के पास कंप्लीट ऑक्टेट है जिसके पास एक लोन पेयर भी है. BF3 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको दे देगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं. NH3 पहले sp3 हाइब्रिडाइज था और BF3 पहले sp2 हाइब्रिडाइज था. NH3 तो अभी भी sp3 है, लेकिन BF3 में चेंज आ गया, वो अब sp2 से sp3 हाइब्रिडाइज हो गया. तो दिस इज द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन द केस ऑफ BF3 when reacted with NH3. चलो आगे बढ़ते हैं. इतनी तेजी से आगे बढ़े कि ऐप भी बंद हो गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज NO2 डाइमराइज। तो NO2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आएंगे। NO2 1 2 3 4 5 2 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब बच्चे जल्दी क्या करते हैं, दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। वो कहते हैं सर ये 9 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नाइट्रोजन अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल एक्सपैंड नहीं कर सकता, कोवैलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसको बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका ये स्ट्रक्चर होता है कि इसका जो एक लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से जुड़ जाए, बाकी एक डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाए और एक इलेक्ट्रॉन बच जाए। तो अभी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब ये NO2 काफी अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती का बैठा हुआ है, तो डाइमराइज कर जाएगा। डाइमराइज का मतलब वो अपने ही NO2 के साथ मिलकर N2O4 बना देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे। तो इनसे क्या बेनिफिट होगा कि नाइट्रोजन अब स्टेबल हो गया, दोनों फॉर्म्स में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये पिछले क्वेश्चन का आंसर था जो हम पढ़ा रहे थे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है व्हाई डज NO2 डाइमराइज। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ ग्रुप 15 के, नोट करते रहना इसको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3। अब यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर रखने वाला होने वाला है, कुछ रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। उन रिएक्शंस को आसान करने के लिए मैं आपको छोटी छोटी बातें जहाँ पर बन सकती हैं याद कराने लायक, वो मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे आपके पास अब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ऐसे लिखा होगा Cu प्लस HNO3 डाइल्यूट क्या देगा, Zn प्लस HNO3 कंसेंट्रेटेड क्या देगा। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप एग्जाम दे रहे हो, जेई नीट बोर्ड्स, इस तरीके के बेटा क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं पीवलॉक एलिमेंट से। तो इसकी एक छोटी मोटी ट्रिक ये रहती है कि आप बस छोटी सी ये बात याद रखिए कि जो HNO3 है उसका नेचर क्या है, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि HNO3 इज यूज्ड एज एन, जैसे क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था KMNO4, एक पढ़ा था एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एक तरफ आप लोगों ने HNO3 भी पढ़ा था। तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है और ये नेसेंट ऑक्सीजन कोई दूसरा ले लेता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर कंसेंट्रेटेड यूज करोगे तो तुम्हें NO2 मिलेगा, अगर तुम डाइल्यूट यूज करोगे तो तुम्हें NO मिलेगा। तो ये चीज रटनी है तुम्हें, है ना। अच्छा, यहाँ पर H2 और नेसेंट ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, तो कंसेंट्रेटेड के साथ NO2 मिलता है, डाइल्यूट के साथ NO मिलता है। ये चीज आप याद करिए। आगे चलते हैं। हाँ यार, नोट्स कॉपी करते रहना क्योंकि मैं नोट्स नहीं भेजूंगा ये वाले। अगर इससे पहले मुझे बोल दिया करो कि सर रुक जाइए, मैं नोट कर रहा हूँ, मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पूरा जूम पीरियड ले लो यार, लेकिन नोट्स